मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर निकला। क्या हुआ? संजू ने मुड़कर जिज्ञासा देवी की तरफ देखा। मेरी न्यू शर्ट अलमारी से गायब है। कहाँ है? वह मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अपने कमरे में चुप बैठी रिद्धि ने अपनी हंसी होठों पर दबाई। बेटा अलमारी में होगी। कहाँ जा सकती है और किसने निकालना है भला? वह सरनामे हिलाते अफसोस करने लगी। बिल्कुल अलमारी में ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। मुझे ढूंढ कर दो। वह 30 साल का नौजवान मर्द जो एक पूरा बिजनेस संभाले हुए था, वह उस वक्त 10 साल का छोटा सा बच्चा लग रहा था। जैसे अपनी गुम हुई चीज उसे हर हाल में चाहिए थी। संजू बेटा अलमारी में होगी, जाओ अच्छे से चेक करो। मैं किचन में काम कर रही हूँ। वो थोड़ा परेशान हुई। क्या हुआ आंटी जी, सब ठीक है ना? अचानक से रिद्धि के आने पर वह दोनों चौंके। हाँ रिद्धि, जरा संजू की शर्ट नहीं मिल रही है, हेल्प कर दो उसकी। वह जल्दी से रिद्धि को बोलते किचन में चली गई। तो मिस्टर संजू, कौन सी शर्ट गुम हुई है आपकी? अब वो फुर्सत से उसकी तरफ मुड़ी। संजू ने दांत कपपाते हुए उसे देखा। अगर मुझे जरा भी भनक पड़ी कि मेरी शर्ट गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो आई स्वेयर तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह स्कूल बिल्कुल पास होकर गुस्से की हालत में गरजती अपने कमरे की तरफ वापस पलट गया। एक पल को रिद्धि के रोंगटे खड़े हो गए और उसने थूक निगला, लेकिन फिर तसल्ली में होती उसके पीछे उसके रूम में जाती, जो अपने सर अलमारी में दिए फिर से अपनी ऑफ ब्लैक शर्ट ढूंढ रहा था। मैं हेल्प कर दूं। वह पास आकर बड़ी प्यार से बोली और हाथ उसके शर्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिसे संजू ने गुस्से से उसकी कलाई थामे वही रोक दिया। खबरदार, जो मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। वह झटके से उसकी कलाई छोड़ गया। रिद्धि की आंखें झिलमिल करने लगी। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ी थी कि पल में उसकी कलाई लाल हो गई। आप ना ही हमदर्दी के लायक हैं, ना मेरे प्यार के लायक। मैं सिर्फ आंटी के कहने पर आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ आ गई थी, लेकिन आपको इज्जत राज नहीं आती। वह भी पिछले साल ही अभी 19 साल की हुई थी। संजू की कैद में आ गई थी, जो संजू के लिए एक जबरदस्ती गले के कांटे से कम नहीं थी। वह उसकी बात पर संजू का पारा हाई हुआ। उसे दोनों बाजू से जकड़कर अलमारी के साथ जोर से दबा दिया कि एकदम उसके कमर पर अलमारी का हैंडल लगने से रिद्धि की चीख तेज हुई, जिसे अगले पल संजू की दहाड़ ने हलक में ही दबा दिया। चुप, आवाज ना आए तुम्हारी। वह उसके बेहद पास खड़ा नफरत और गुस्से से देखते दांत पीसते बोला। वह हिचकी भरते बस उसे देखती चली गई। वह उसे कितनी नफरत करता था कि उसकी आंखों से सांप झलक रहा था। रिद्धि के दिल में दर्द की एक टीस उठी। मेरे बारे में कमेंट्स पास करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारी औकात क्या है? हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो और हम पर कमेंट्स पास करती हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान चलाने की? वह बोलने पर आता तो सब कुछ भुला देता था। अभी भी वो अनजाने में ही सही गुस्से में जो मुंह में आया बोलता चला गया। रिद्धि की जुबान अब गूंगी होने लगी थी। उसकी जुनूनी नफरत देखते रिद्धि को अपना दम सा घुटता महसूस हुआ। कहने को बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन सामने खड़े आदमी के उसके हर कहे गए एक एक शब्द की सजा देनी थी। प्लीज छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वह उसे खुद से धकेलने की कोशिश में बिल्कुल बेहाल होकर बोली, जबकि उसे 1 इंच भी नहीं हिला सकी थी। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, आइंदा मेरे रूम में मत आना। मुझे और मेरी चीजों से 100 फीट दूरी बनाकर रखना। इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी तुम? वह नफरत और गुस्से से कहता उसे झटके से छोड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। अगले पल उसकी कलाई से चूड़ियां टूटती बिखरी थी, जो इसके सगाई पर आंटी ने उसके हाथों में डाली थी और कहा था, ये चूड़ी ना उतारना। अब चूड़ी चकनाचूर हो गया था और उसी जालिम ने किया था जिसने पहनाया था, और 1-2 उसकी कलाई में भी छुप गई थी। ये आदमी कितना गुस्सैला था, जो रिद्धि से हद से ज्यादा ही नफरत करता था, और उस नफरत में अब उसे दर्द भी पहुंचाने लगा था। जल्दी से निकलो मेरे रूम से, उसे देखते दबा दबाकर चिल्लाया था। वो एकदम थर-थर कांप सी गई थी। उठने की कोशिश करती एक नफरत भरी निगाह संजू पर डाली और वहाँ से बाहर निकलती चली गई। भगवान करे इस आदमी की हर प्यारी चीज इससे दूर हो जाए, जो इस आदमी को बहुत प्यारी हो। भगवान सब कुछ छीन ले इसे। ये कितना घमंडी है। ये आदमी अपनी अमीरी का रूप झाड़ना नहीं भूलता।
वो रूम में आते अब बिलक बिलक कर रो दी। माँ पैदा होते छोड़कर चली गई तो पिता ने विदेश में दूसरी शादी कर वहीं बस गया। वे मासूम अब माँ और बाप दोनों से अलग हो गई थी। जिज्ञासा देवी ने उसे अपनी बहू बना लिया था और उसकी परवरिश करने लगी। उन्हें ये नीली आंखों वाली गुड़िया बेहद प्यारी थी। यही वजह थी कि उसके 19 के होते ही बिना संजू के मर्जी जाने उन्होंने संजू और रिद्धि की मंगनी कर दी थी। संजू ने अच्छा खासा शोर मचाकर मना करना चाहा, लेकिन माँ के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वो मान गया, क्योंकि सिर्फ मंगनी ही तो करनी थी और उसने सोच लिया था कि ये बात वो शादी तक जाने से पहले खत्म कर देगा। अभी उनके मंगनी को सिर्फ 6 महीने हुए थे कि दोनों के बीच बढ़ती चाहत अब नफरत का रूप धारण करने लगी थी। रिद्धि ने पास पड़ी उस महंगी न्यू शर्ट को थोड़ी देर के लिए छुपा दिया था। बस यूं ही थोड़ा सा उसे तंग करना चाहती थी, लेकिन अब उसका इरादा बदल गया था। कैंची उठाती उस शर्ट पर जगह जगह से कट लगाने लगी और इतनी बेदर्दी से कट लगाया कि उसका अपना हाथ भी एक पल में जख्मी हुआ था। आंसुओं के साथ साथ वो इस शर्ट के ऊपर अपनी कारीगरी दिखा रही थी। नफरत से बढ़कर भी कोई अगर तुमसे नफरत करता है तो वह मैं करती हूँ संजू। भगवान करे तुम भी इसी तरह प्यार के लिए तड़पो और तुम जिससे प्यार करो वह कहीं छोड़कर चली जाए। ये सब वो बातें बहुत तड़प कर बोल रही थी कि उसके सारे शर्ट का बटन तोड़ चुकी थी और उसमें जगह जगह कैंची से कट लगा दिए थे। कट लगाते समय उसका हाथ भी कट गया था। उसके हाथ से खून की नन्ही नन्ही बूंदें अब शर्ट पर बिखर गए थे। काफी देर के बाद वह कमरे से बाहर निकली। पार्किंग एरिया में संजू की गाड़ी नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि वह जा चुका है। रिद्धि ने उसका फायदा उठाते उसकी शर्ट ले जाकर वापस अलमारी में रख दी और खुद वापस आते बाथरूम में घुसकर रोने लगी। एकदम फिर से आंसू बहने लगे। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो, हम पर कमेंट्स पास करती हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान चलाने की? ये ताना उसे बहुत ही घायल कर गया था। उसके दिल में चुभ गया था। अपने पिता से भी उसे बहुत ज्यादा नफरत थी, जो उसे पैदा करके भूल गया था और एक बार भी हिंदुस्तान नहीं आया था और ना ही फोन करके कभी उसका हालचाल पूछता था। उनकी बेटी जिंदा है या मर गई, वो खुश भी है या नहीं, दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ भरपूर एंजॉय और खुशियों भरी जिंदगी जी रहा था। लेकिन रिद्धि का क्या? वो खुद तो जैसे तैसे जिंदगी बिता रही थी। मुझे मेरे पिता ने ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई गंदी चीज हूँ। वह मुंह पर पानी के छींटे मारती नफरत में सोचे जा रही थी। रिद्धि बेटा वह और ज्यादा नफरत की गहराइयों में गिरती जिज्ञासा देवी की आवाज सुनते ही वो जल्दी अपने आंसू को साफ कर गई और अच्छे से चेहरा साफ करते उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान सजाए बाहर निकली जी आंटी जी, वही खनकता शब्द जिसे सुनने की हमेशा जिज्ञासा देवी मचलती रहती थी। भगवान ने उन्हें एक होनहार बेटा जरूर दिया था। उसके बाद काफी गैप पड़ गया था, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई दूसरी औलाद ना हुई और फिर संजू की पैदाइश के 11 साल के बाद भगवान ने उनकी गोद दोबारा से भर दी। डॉक्टर ने बताया कि बेटी है। वही दूसरी तरफ उनकी सहेली अवनी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। दोनों की डिलीवरी एक ही डेट पर थी। जिज्ञासा देवी का ब्लड प्रेशर शॉर्ट कर गया, जिसकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो दूसरी तरफ अपनी देवी बेटी को पैदा करते खुद इस दुनिया से चल बसी थी। जिज्ञासा देवी की अपनी बहुत गहरी दोस्त थी। वह एक दूसरे को अपनी जान भी दे सकते थे। उन दोनों के पति भी एक दूसरे से अच्छे संबंध थे। जिज्ञासा देवी की बेटी की इच्छा अब रिद्धि की सूरत में पूरी हो गई थी। उन्होंने खुद उसे पाला था। उन्हें संजू से भी अब ज्यादा प्यारी हो गई थी। उसके पापा सिद्धांत वर्मा ने कुछ दिन पत्नी की मृत्यु के बाद शोक मनाया। फिर उनका कारोबार बहुत ही बड़ा था। उसी की वजह से वो विदेश चले गए और ऐसे गए फिर वापस पलटकर नहीं आए। जिज्ञासा देवी रिद्धि के लिए सब कुछ बन गई। जिज्ञासा देवी और पराग साहब दोनों ने रिद्धि को बिल्कुल बेटी की तरह रखा। एक दिन भी एहसास न होने दिया वे उनकी सगी बेटी नहीं। लेकिन संजू ने एक दिन भी उसे ये एहसास न होने दिया कि घर उसका है। राग और जिज्ञासा देवी उसकी माँ की तरह ख्याल रखती थी और वहीं पर संजू उस लड़की से बेहद नफरत करता। उसे डांटता पीटता। वह उसे 11 साल छोटी थी। संजू उस पर हर तरह का रोग छाड़ता था। जब भी जिज्ञासा देवी और प्राग संजू से ज्यादा उस पर ध्यान देते तो उसके दिल में रिद्धि के लिए बस नफरत भर जाती, जो अब एक मजबूत तना पेड़ की तरह बन चुकी थी। लेकिन अगर वह इस घर में रुकी हुई थी
तो सिर्फ अपने आंटी और अंकल के लिए, वरना कब का यहाँ से जा चुकी होती। मीटिंग से फ्री होकर वो ऑफिस में आकर बैठा ही था कि वैभव शर्मा अंदर दाखिल हुआ। उसको देखते संजू के माथे के बलों में और बढ़ोतरी हो गई थी। आखिर क्या समस्या है तुम्हें? यार तुम्हारे अंदर कोई जिन भूत है? वैभव उसे बहुत ही गुस्से से देखा। इस तरह बात करने का क्या मतलब तुम्हारा? वह माथे पर बल डाले उसे घूर कर बोला, क्यों मारा तुमने युग को? और वो भी इतनी बुरी तरह से बेचारे की 2 हड्डियां क्रैक हो गई हैं। वैभव ने अफसोस से कहा, सिर्फ 2? मुझे लगा था ज्यादा टूटा होगा। उसकी बातों पर ध्यान न देता लैपटॉप ऑन करता सर झुकाते बोला, तुम बाज क्यों नहीं आते? संजू, क्यों तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है? थोड़ी सी अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, नुकसान उठाओगे। संजू, अभी लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे काम है, जल्दी से वैभव को टोक गया। जितना कामयाब बिजनेसमैन था, उसी तरह मुंह फट और बदतमीज भी था। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं। और आइंदा अगर मुझे पता चला कि तुमने बिना वजह किसी पर हाथ उठाया तो बिना वजह, संजू ने फिर टोका। तुम जानते भी हो उसने क्या किया था। संजू अब चेयर से टेक लगाते उसे देखने लगा। वैभव ने उसे सवालिया नजरों से देखा। राह चलते उसने एक लड़की का दुपट्टा खींचा था। मैंने उसके हाथ की हड्डियों को तोड़ दिया। बस इतनी सी बात है। संजू की बात पर वैभव के माथे पर अनगिनत बल पड़े थे, जैसे वह संजू की बातों में छुपे मतलब को पढ़ना चाह रहा हो। कौन थी वो लड़की? वैभव के दिमाग में काम करना शुरू कर दिया। संजू ने एक नजर उसे देखा, वापस अपने काम में बिजी हो गया। उसकी चुप्पी पर वो समझ गया वह लड़की कौन थी। वैभव गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसमें उस लड़की की भी कोई गलती नहीं। वैभव, वो भाभी थी। संजू ने जरा सी अपनी गर्दन टेढ़ी की और उस आदमी को वार्निंग की जिसने वैभव की मंगेतर को छेड़ा था। वो समझ गया था वो लड़की कौन है। वैभव जा चुका था, जबकि संजू ने फोन करके मानवी को बता देना जरूरी समझा। वो फोन सुनते परेशान हो गई। हे भगवान, अब मुझे बचा लेना। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन भाई हमें जान से मार देगा कि हम उसकी मंगेतर को लेकर बाहर निकले ही क्यों थे। मानवी बेव की इकलौती बहन थी, उसे दिल जान से प्यारी भी थी। संजू भी उसे बिल्कुल बहनों की तरह ही प्यार करता था, बल्कि अपनी मरी हुई बहन को उसी में तलाश करता था। और वैभव संजू के लिए छोटे भाई जैसा ही था। वह हमेशा प्यार से उसे हैंडल करता आया था और कभी मानवी से बात करने से मना नहीं किया था। यूँ तो वह बहुत ही साधारण लड़की थी, हमेशा दुपट्टे में रहती थी, लेकिन संजू के सामने वो बिना दुपट्टे के आ जाया करती थी। हाल में उसके पापा की दोस्त की बेटी यहाँ हिंदुस्तान आई थी। वो बहुत ही मॉडल लड़की थी, लेकिन उसे हिंदुस्तान भेजा गया ताकि वैभव की जिंदगी में शामिल हो सके, जिससे वैभव ने मंगनी तो कर ली थी, लेकिन उसका पहनावा, उसका अंदाजा वैभव को बहुत ही बुरा लगा था। उसके लिए औरत वही होती है जो खुद से 7 पर्दों में छुपाकर रखती है। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसका पति ही देखे, लेकिन उसकी किस्मत पर भगवान ने बहुत ही ज्यादा मॉडल लड़की लिखी थी। अब संजू की बात सुनता उसके दिमाग पर बिजली बनकर गिरा था। जरूर उसमें सिर्फ लड़के की गलती नहीं होगी, क्योंकि वाणी विदेश से आई थी और वो ऐसे ही वाहियात कपड़े पहनती थी। उसकी मंगेतर सज-धज कर बाहर निकली होगी, और ऐसे कपड़े हिंदुस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं चलते। लड़के उसे घूर घूर कर देखते हैं। अब वैभव का खून डबल स्पीड से दौड़ रहा था। दोनों जिगरी दोस्त थे और दोनों ही के नेचर एक दूसरे से उल्टा था। वह बहुत ज्यादा गर्म मिजाज का था, वही वैभव बिल्कुल शांत लड़का था। संजू को अपनी मंगेतर से बहुत नफरत थी, जबकि वैभव एक सुलझा हुआ आदमी था और उसका यही फंडा होता कि जो उसका है वह बस उसी का रहे, चाहे वह फिर कोई चीज हो या इंसान। हमने मना किया था, हम बाहर नहीं जाते। अब देख लेना भाई, तुम्हारे साथ मेरा भी चकराचूर कर डालेगा। मानवी ने डरते हुए वाणी से कहा, जिसके कानों में जू तक न रहेगी, और मुंह बनाकर दूसरी तरफ ध्यान दे गई। तुम सुन रही हो ना भाभी, अब वे बहुत गुस्से में घर आ रहे हैं। ऐसा करो भाभी, तुम कहीं पर छुप जाओ, भाई के सामने मत आना वरना बहुत पछताओगी। मानवी वाणी को बहुत समझा रही थी, जबकि वाणी ने उसे हवाओं में उड़ा दिया था और अपने मोबाइल पर बिजी हो गई थी, जैसे मानवी के बातों से ज्यादा वह अपने मोबाइल में बिजी हो गई हो। नीचे पार्किंग एरिया में जब वैभव की गाड़ी रुकने की आवाज आई तो मानवी वहाँ से भागी थी।
एक पल को वाणी का दिल सीने में बुरी तरह से धड़का था, लेकिन अगले ही पल वह सर झुका गई। एक तो वैभव के लिए उसे जबरदस्ती हिंदुस्तान भेजा गया था और सोने पर सुहागा उसकी शादी भी उसी आदमी से तय कर दी गई थी, जो देखने में तो खूबसूरत बॉडी वाला भरपूर जवान मर्द था, लेकिन उसका व्यवहार, अंदाज और बात बात पर जोश मारने वाला खून, उस सबसे वाणी को सख्त नफरत होती थी। पर वाणी को वो पहली नजर में ही भाग गया था। हिंदुस्तान में अंकल के लड़के को पहले से ही जानती थी। वैभव उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसका गुस्से वाला अंदाज देखती वह उसे बहुत डरा करती थी, और खासकर यहाँ जो पाबंदियां लगाई जाती थी उन पर तो वाणी को बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती थी। वह बिल्कुल खुले माहौल में पली पड़ी थी। अब एकदम वह अपना पहनावा, अपना रहन सहन कैसे बदल सकती थी? और वैभव एक दिन में उसे अपने रंग में रंगता देखना चाहता था, जो फिलहाल तो नामुमकिन ही लग रहा था। वह दंदनाता बिना किसी की परवाह किए सीधा वाणी के कमरे में आया। वाणी घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। गोद में रखा मोबाइल भी नीचे गिरा था। तुम लोग बाजार में क्या कर रहे थे कि उस लड़के ने तुम्हें छेड़ा? तुम्हारी वजह से पता है क्या हुआ है? उस वक्त तो वो सामने बिल्ले से आंखों वाले खूनकार बिल्ला को देख रही थी, जो बस उस पर झपटने ही वाला था। किसके परमिशन से तुम दोनों बाहर निकली थी? मैं डर कर कांपने लगी थी। वो एक एक कदम उसके तरफ बढ़ता उसके पैरों तले से जमीन खींच लिया था। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। वह डरने के बावजूद भी आंखों में आंखें डालकर उससे बात कर रही थी। वैभव ने एक नजर उसके पूरे बॉडी पर डाली, जो हद से ज्यादा छोटी कैप्री और सैंडोबनियान में थी। कि ये कैसे बेहुदा कपड़े पहन रखे हैं? कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती क्या? ये हिंदुस्तान है, कोई तुम्हारा लंदन नहीं जो तुम इस तरह से वाहियात कपड़े पहनोगी। तुम्हें कोई नहीं देखेगा। देखो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे जो तुम्हारे शरीर को पूरा ढक सके। यहाँ पर इस कपड़े को देखने का नजरिया लोगों का अलग है। वैभव के सामने वो डरी हुई खड़ी थी और उसे ये भी एहसास तक नहीं था। उसी वक्त वैभव की नजर वहाँ पहुँची जहाँ उसने कैब्री पहन रखी थी। कैब्री बहुत ज्यादा छोटा था, बिल्कुल उसका पूरा जांघ उसमें नजर आ रहा था, और जहाँ कैब्री खत्म हो रही थी वहाँ पर उसका तिल था। वो हद से ज्यादा गोरी थी। उस फिटिंग कैब्री में तो वो बिल्कुल जहर लग रही थी, और शर्ट भी उसने बिल्कुल फिटिंग वाली पहनी थी। वह बिल्कुल बारीक था, उसमें उसका अंग अंग साफ दिखाई दे रहा था। इस हालत में तुम बाहर गई थी। वह बहुत जोर से चिल्लाया था तो वह डर के मारे पीछे हटी थी। कहने लगी, नहीं, मैंने घर आकर कपड़ा बदला है। मैं बाहर जीन्स और शर्ट पहन कर गई थी और हमारी गलती नहीं थी। उसमें उस लड़की की पूरी गलती थी, जो तुम्हारे दोस्त ने एन टाइम पर आकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। वैभव का दिमाग उबलने लगा। वाणी ने एक नजर खुद को देखा, फिर वैभव को लेकर वो बुरी तरह डर गई थी, जो उससे संभालने से नहीं संभल रही थी। लेकिन वैभव का खून भड़काने के लिए उसने हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल वैभव ने अपनी आंखें जोर से बंद करके बोला और उसे घूरते हुए निगाहों से अपनी मंगेतर को देखा। अगले ही पल उसके गिरेबान में हाथ डालते उसकी सट को 2 टुकड़ों में कर दिया था। वह अपने अंदरूनी पहने हुए कपड़े पर हाथ रख लिए। इस हरकत पर वो बिल्कुल गूंगी रह गई, साथ ही हलक में उसकी आवाज भी अटक गई थी। उसे बेब से इस तरह गुस्से की उम्मीद नहीं थी। इस कपड़े को पहनने का भी कोई फायदा नहीं, इसे फाड़ दो और ऐसे ही घूमो। जब अपना हर अंग तुमने इस फिटिंग वाले शर्ट में दिखाना है तो बिना शर्ट के ही बाहर घुमा करो। वह बिना उसके जिस्म को देखे उसके चेहरे पर चिल्लाता हुआ वैभव का गुस्से से लाल होता चेहरा देखते वह अपना सांस रोके वही खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खुद को ही ढक ले थी। सामने खड़े आदमी की ग्रीन आंखें अब लाल हो रही थी। ये लास्ट वार्निंग है जिस पर मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अगली बार ऐसा कुछ किया तो उसमें अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया था। अब आंसू टूटकर वाणी के गालों पर बह रहे थे। वैभव ने एक नजर उसके पूरे शरीर पर डाली। वह सांस रोके उसे देखे जा रही थी। वैभव ने अपनी नजरों का मुंह एक बार फिर से फेर लिया और उसके अलमारी की तरफ बढ़ते उसके लिए ड्रेस निकालने लगा। उसके सारे ड्रेस ऐसे ही थे। ये बहुत ही फालतू ड्रेस है, तुम्हारे पास कोई एक ढंग का कपड़ा नहीं। वह उसकी पूरी अलमारी को बर्बाद करता उसे बोल रहा था। उसकी खास चीजों पर जब नजर पड़ी तो उसे गुस्से से अलमारी को बंद किया था और उसकी तरफ बढ़ा जो अभी ऐसे ही सुन खड़ी थी।
बेडशीट को जल्दी से खींचकर अपने ऊपर डालती। उसी बीच उसकी धड़कनों के पास, उसके बेली बटन के पास 2 तिल एक साथ दिखाई दिए, तो वह बुरी तरह से पजल हुआ था। सफेद दूधिया सा जिस्म देखते वैभव के जज्बात एकदम भड़के थे। पर वो बहुत ही हिम्मत वाला और अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाला इंसान था। उसे खुद पर काबू रखना आता था। 2 आंसू फिर से उसके गालों पर टूट कर बहे। उसने एक जोर की हिचकी भरी। उसने कब ऐसा देखा था? इतना गुस्सा किसी ने आज तक उस पर पहनने और ओढ़ने पर नहीं किया था। बल्कि विदेश में तो वो कैफरी बनियान पहनकर पूरा मार्केट और मॉल वगैरह सब जगह चली जाया करती थी। घर में भी अक्सर वो उन्हीं कपड़ों में देखती थी। पर आज पहली बार एक आदमी ने उसके पहनावे पर सिर्फ उंगली उठाई थी, बल्कि उस पर अपना हक भी जमाया था, और वह भी बहुत गुस्से से। वैभव जरा सा झुकते उसके गालों पर आए आंसुओं को अपने होठों से नरमी से चूमा था। वानी के पूरे जिस्म कँपी उठ गई थी। पहली बार एक आदमी का इतने करीब से सांसों को महसूस किया था। वो अपनी पलकें झपकना ही भूल गई थी। बिना पलक झपकाए उसे एक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में हैरानी देखते वह उसके दूसरे गीले पलकों पर भी अपने होठों का दबाव बिखेरने लगा। उसे एहसास हो गया था वह ज्यादा ही गुस्से से उस नाजुक लड़की के ऊपर चिल्ला गया था। उसे एकदम अपनी गलती का एहसास जागा था और अब अपने गुस्से को मिटाने के लिए वो नरमी से उसे चूम रहा था। अब की बार वह कांपने लगी थी। वह उसके गालों पर आते उस पर नरम होठ लगा गया। वानी का पूरा जिस्म करंट खाकर रह गया। पहले इतना गुस्सा दिखाया और अब इतनी ही नरमी से उसे चूम रहा था, जैसे वो कांच की बनी हुई कोई सामान हो और वह टूट ना जाए। उसके होठों पर अपने होठों से प्यार का मोहर लगाते अपनी आंखों को मींच गया। उसे वैभव का प्यार अब बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि दिल में हल्की हल्की सी गुदगुदी होने लगी थी। शायद वह उसका होने वाला पति था। शायद उसका आशिक था जो उस पर हावी होने लगा था। वह आदमी इतना भी बुरा नहीं था जितना वह दिखा रहा था। वानी हैरानी से आंखें खोले उसे देखती चली गई, जो अब नरम निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों की बढ़ती मोहब्बत, उसकी नजरों का बहकता देखते वानी ने बेकाबू झुरझुरी लेते पलकें झुका ली। और यही वैभव के दिल में यह लड़की अपनी जगह बना गई थी। उसकी शर्म व हया, उसकी सादगी, उसका ये शर्माया सा चेहरा सब बता रहा था कि वैभव के लिए अपने दिल में जज्बात रखती थी। वरना वैभव भी अभी तक यही समझता आया था कि उसे जबरदस्ती वैभव की जिंदगी में शामिल किया गया है, जबकि वह बिना उसके कहे ये सब जान चुका था। तो फिर गुस्से का सारा काम ही खत्म हो जाता। वह नरमी और प्यार मोहब्बत से उसे हैंडल कर सकता था और वैभव को विश्वास था ये प्यार से सुन लेगी। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस ऑर्डर कर दूंगा, अपनी मर्जी, अपनी मनपसंद से, जो तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी। वो उसे प्यार से कहता उसके दिल की धड़कनों में समा गया था। तुम पहनोगी ना? वैभव ने बहुत धीरे से बात करते मोहब्बत से पूछा। वह जिस तरह गुस्से में आया था, अब उसी तरह ठंडे दिमाग और शब्दों में बात करता वाणी को पागल कर रहा था। बताओ ना। पल पल बदलता उसका रूप वाणी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर अभी उसके दिल में था। वो जल्दी हाँ में सिर हिला गई, तो वैभव प्यार से उसके गुलाबी होठों पर झुका था। उसका यूं इतनी आसानी से मान जाना वैभव को पागल ही कर गया था। गुस्सा तो झाग की तरह बह गया था। अब सिर्फ प्यार और पागलपन ही बचे थे। वह अपने होठों से उसके नरम नाजुक गुलाबी होठों पर अपने होठों से उसको चूमता अपनी पकड़ जमाए हुए था। वह उसके बेबाकी से अपने होठों के साथ चिपकने पर वाणी का सांस हलक में अटका हुआ था। बेकाबू उसके हाथों की पकड़ खुद पर हुई तो उसके हाथों से वह बेडशीट भी नीचे गिर गया था और वह वैभव के कंधों से उसके शर्ट को जकड़ गई। बेडशीट फिसलकर जमीन पर गिर गई थी। वह प्यारे अंदाज में उसके होठों पर अपना प्यार बरसाए जा रहा था। वानी की सांस थमने के करीब हो गई थी। वह आंखों को नीचे अब उसकी धड़कनों को अपनी पकड़ में ले गया। वह करंट खाती पीछे हटी थी, लेकिन वैभव ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा और आंखों ही आंखों में वार्निंग की। वह फिर से सहम गई। वो नन्ही सी जान उस जवान बॉडी वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वह उस पर पूरा अपना अधिकार जमा चुका था। वह भी अच्छी तरह उसे अपना पूरा जिस्म दिखा चुकी थी। वह सिर्फ उसकी है और उसके होठों को चूमता अब उसके हर अंग को अपने होठों के पकड़ में ले गया था।
जैसे ही उसके अंदर पहने सामान पर उसका नजर गया तो वो हद से ज्यादा बेकाबू हुआ था। वह बुरी तरह से सिसक उठी थी। उसी पल वैभव को अपनी हद से ज्यादा बढ़ती बेकरारी का एहसास हुआ। वह अभी सिर्फ उसकी मंगेतर थी। वह उस लड़की को तोड़ देता अगर वह और ज्यादा आगे बढ़ता। बहुत मुश्किल से खुद पर अपने कंट्रोल किया और उसके गर्दन पर गहरा सांस भरते जरा सा पीछे गया। वह उसी के सहारे खड़ी थी। अगर वह उसे छोड़ता तो वाणी जमीन पर गिर जाती। धीरे से झुकते वह बेडशीट को दोबारा उठाने लगा कि नजर उसके बेली बटन पर जा ठहरी। वह उसका सारा ध्यान अपनी तरफ खींच चुका था। वैभव ने निगाह चुरानी चाही, लेकिन उस पल उसे ये करना बड़ी मुश्किल ही लग रहा था। वह उसकी मंगेतर थी। उस पर वह भी अधिकार थोड़ा कम ही रखता था। उसे छू भी नहीं सकता था, उसे सिर्फ देख सकता था। वह महसूस करता उसके दिमाग में ये सब बातें घूमने लगी। तो बेड सीट उसके हाथ से छूटकर फिर से नीचे गिरी और उसके आसपास बाहों का फैलाव बनाते वह उसके बेली बटन के करीब उसके दिल पर झुका। वह तड़प ही तो गई थी। पहली बार ही वह बड़ी प्यार से उसके करीब आ रहा था। वाणी के पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके छूने पर वो इस तरह मदहोश हो रही थी। वाणी चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वह अपने नशीले होठों से उसके तिल को और उसके बेली बटन को अपने मुंह में लेते वह बहुत ही ज्यादा पागल हुआ था। उस लड़की का इतना खूबसूरत रूप देखते ही वह मजबूत जिगर रखने वाला आदमी वैभव आज बह चुका था और अब साथ अपनी मंगेतर को भी बहका रहा था। उसकी मध्यम सिसकियां वैभव के जुनून में और बढ़ोतरी कर रही थी। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। वैभव को अपने हाथों में जकड़े खड़ी थी, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वह उसके दिल को खा ही जाता। उसे अपने होठों और दांतों से लाल करता सर उठाए चाहत वाली निगाहों से वाणी को देखने लगा, जिसका पूरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा था और उसकी खूबसूरत धड़कनों का तालमेल बढ़ता देख वह अपने होठों का एक कोना दांतों तले दबा गया। अपने साथ उस लड़की को भी मदहोश कर चुका था। उसके जिस्म को हटाता वह उसके माथे पर फिर से हाथ रख गया और फिर बहुत चुप्पी से दरवाजे की तरफ बढ़ता। दरवाजे के लॉ पर हाथ रख के उसकी तरफ पलटा। ड्रेसिंग रूम में जाओ, वही अधिकार जताने वाले अंदाज में उसे कहने लगा। ऐसा लग रहा था सिर्फ वही उसे देखे और कोई ना देखे। वे कांपते हुए आगे बढ़ी, लेकिन टांगों में जान ही नहीं बची थी। सारी जान निकाल कर ले गया था। वैभव वापस उसकी तरफ बढ़ा, उसे अपनी बाहों में फिर से भर लिया। सीधा ड्रेसिंग रूम में ले जाते उसे खड़ा किया। अभी चेंज कर लो, कोई सा भी ड्रेस पहन लो, शाम तक तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। वो कहने लगी, मैं मंगवा लूंगी। वह एकदम बोलती उसे देखती चुप हुई, क्योंकि वह उसकी सांसों से भी ज्यादा पास आकर खड़ा हुआ था। जिस तरह मेरा तुम पर अधिकार है, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी मुझ पर अधिकार है। मैं सिर्फ अधिकार लेने तक सीमित नहीं रहने वाला, मैं पूरा पूरा कर्तव्य भी निभाऊंगा। वह एक एक शब्द पर जोर देते उसके दिल की धड़कने फिर से बेकाबू कर गया। जाते जाते वह फिर से प्यार भरी टचिंग अपने हाथों से उसके बेली बटन पर और उसके होठों पर करता वहां से बाहर निकल गया। वह और ज्यादा वहां खड़ा रहता तो ना जाने क्या से क्या कर देता। खुद पर कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो गया था। उसके जाते ही वाड़ी ने गहरी सांस भरी, आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। वह उसकी गर्दन और हर जगह यहाँ तक उसके बेली बटन पर भी अपनी मोहब्बत के निशान छोड़कर जा चुका था। बेकाबू उसके होठों ने मुस्कान छुआ था। उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा था। वैभव जैसा खूबसूरत हैंडसम भरपूर जवान आदमी उसके दिल व जान से उसका हो गया था, तो वह क्यों ना उसे सोचती। पहली बार कोई उसके इतना पास आया था कि उसे अपने होश आवास रहने ना दिया था। वो गहरा सांस भरते मुस्कुरा रही थी। इधर संजू की माँ संजू बेटा सिद्धांत वर्मा का फोन आया था। वह हिंदुस्तान आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने सोचा कि उनके आने के बाद रिद्धि की शादी की बात कर लेंगे। उनकी बात पर जहाँ संजू के माथे पर अनगिनत बल पड़े, वही रिद्धि जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रिद्धि, क्या हुआ बेटा, नाश्ता करते उठ क्यों गई? बस अंकल जी, मुझे इतनी ही भूख थी। वह नजरें झुकाए कांपती आवाज में बोलती अपना बैग उठाए बाहर जाने लगी। अभी उसकी गाड़ी उसे लेने नहीं आई थी, लेकिन अपने पिता का नाम सुनते उसके अंदर दम घुटने लगा था। उसका बस नहीं चल रहा था। वह उस आदमी का नाम अपने नाम से अलग कर ले,
मिटा ले उसे। वह बिना उसके नाम के अपनी जिंदगी बिताती आई थी, तो अब क्या जरूरत थी? वह किसी अनाथ आश्रम में सारी जिंदगी रह लेती, लेकिन अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ ना लगाती। उसे अपने पिता का नाम बस गाली की तरह लगता था। वो बाहर गेट पर खड़ी अपनी गाड़ी का वेट करते जा रही थी कि गेट से संजू की गाड़ी बाहर निकलती दिखाई दी। उसे यूं गेट के पास खड़ा देखकर संजू के दिमाग की नसें तनी थी। जो भी था, बेशक नफरत सही, वो उसकी मंगेतर थी। वह खुद को अच्छे से ढककर रखती थी, लेकिन सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी। उसे किसी ने आज तक कहा भी नहीं था। अब संजू सोच रहा था वह उस पर अपना अधिकार जताता, क्योंकि अब बात उसके शादी तक पहुंच गई थी। भले ही वो उसकी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अपनी मंगेतर को भी इस तरह देखकर उसका खून खोल उठता था, और यह इसी रिश्ते की वजह से ही था जो उनके बीच लगा दिया गया था। उसके पास गाड़ी रोकते पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल गया। वह एकदम चौंकी और करंट खाते पीछे हटी। वह अपनी सोचों में इस तरह खोई हुई थी। उसे अंदाजा ही नहीं हो सका कि संजू ने गाड़ी उसके पास रोकी है। अंदर बैठे वो उस पर अपना अधिकार जमा रहा था। मेरी गाड़ी बस आने वाली है। वह स्टीयरिंग पर नजर जमाए बोली, गाड़ी में बैठो। वह गुस्से से घूर कर उसे बोला, तो वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसके गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। उस वक्त वो बिल्कुल चुप थी। ये भी नहीं याद था कि साथ बैठा आदमी उसका दुश्मन था, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। पर उस वक्त उसकी नफरत अपने पिता से थी। सिद्धांत वर्मा अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान आ रहा था। अब अपनी फैमिली के साथ है तो मैं किसकी फैमिली में से हूँ? मैं किससे बिलोंग करती हूँ? बेकाबू उसकी आंखें बंद हो गई थी, जो संजू की नजरों से छुपी ना रह सकी। अंकल जी आ रहे हैं, बाहर से तमीज में रहना। अब जानबूझकर उसे छेड़ रहा था ताकि उसके दिल में जो भी है वो बोल दे, पर वो उसकी बात पर बिल्कुल चुप रही। उसका कॉलेज भी आ गया तो वो नीचे उतरने लगी। रुको! वह उसके बोलने पर थमी और उसे देखने लगी, जो अपना पर्स खोलकर उसे 1000 के नोट निकालता उसकी तरफ बढ़ा गया। कॉलेज में कुछ ले लेना, ना जाने वह क्या जता रहा था। आज अपने व्यवहार से या मुझे वह चिढ़ा रहा था, एंजॉय कर रहा था। हाँ, एंजॉय ही कर रहा होगा। आखिरी नतीजे पर पहुंचते संजू को घूरा था। मुझे भीख नहीं चाहिए, वह गुस्से से बोलती संजू को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वह यही तो चाहता था कि वापस पहले वाली टोन में आ जाए। उसे लड़े। उसका चुप रहना उसे बहुत ही ज्यादा चुप रहा था। संजू भीख नहीं दे रहा, अब तुम्हारे होने वाले पति के नाते अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। वो आखिर जता ही गया। जब पिता ने पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको भी इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। वह गुस्से से बोली और गाड़ी से नीचे उतर गई। संजू थोड़ी के नीचे मुट्ठी बांध गया। काफी देर उसके कॉलेज के गेट को देखता रहा, जहां वह अंदर दाखिल हुई थी, और खड़े रहकर सर झटक कर वो गाड़ी को वापस मोड़ गया। आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। संजू को रिद्धि अपना पाएगी या नहीं? क्या वैभव और वानी की शादी होगी? उनके आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी? ये कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप इसके कैप्शन में दूसरा भाग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।